हेलो स्टूडेंट। एरिजोन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं रवि कुमार। अपने टॉपिक चल रहा है सिंचाई, और जिसमें अपने अभी पिछली क्लास में जल प्रवाह मापन के बारे में पढ़ा, और क्षेत्र क्षमता के बारे में पढ़ा, और मापन की इकाइयों के बारे में पढ़ा। अब आगे अपने पढ़ेंगे सॉइल वाटर के बारे में, मृदा जल और जल निकास के बारे में। यदि आप हमारी ये वीडियो या क्लासेस जो आप यदि अदर प्लेटफॉर्म पर देख रहे हो या यूट्यूब पे देख रहे हो तो, और आपने कोर्स परचेज नहीं किया है, तो ZCUT एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 12 या अदर एग्रीकल्चर कंपटीशन के कोई बैच हैं, वो अपने ऑनलाइन क्लासेज में जो अपनी एप्लीकेशन है एग्रीजोन क्लासेस प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जहाँ से आप डाउनलोड करके कोर्स है वो परचेज कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं अपने मृदा जल। मृदा जल या सॉइल वाटर। मृदा जल या सॉइल वाटर। तो मृदा में पहले अपने देखते हैं कि उपस्थित जल है उसमें से पौधों को कौन सा मिलता है या नहीं मिलता, उनको अपने क्या कहते हैं। पहला है होलार्ड। तो होलार्ड क्या है? मृदा में उपस्थित कुल जल, उपस्थित कुल जल की मात्रा क्या कहलाती है? होलार्ड कहलाती है। नेक्स्ट है इकार्ड। अब होलार्ड के बाद इकार्ड देखें तो इकार्ड क्या है? जो पौधों को जल है वो नहीं उपलब्ध होता, जो मृदा जल पौधों को उपलब्ध नहीं होता, उसे क्या कहते हैं अपने? इकार्ड कहते हैं। ये जल या तो ग्रेविटेशनल गुरुत्व बल के कारण मृदा के अंदर चला गया, या फिर उसे अपने हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी कह सकते हैं। हाइग्रोस्कोपिक के बारे में पढ़ेंगे। ज्यादा दाब के कारण वहां पे जल नहीं मिल रहा, तो वो भी क्या है? इकार्ड है। आगे है कैसार्ड। कैसार्ड क्या है? पौधों को मिलने वाला जल, पौधों को मिलने वाला जल। अब पौधों को मिलने वाला जल है, उसे अपने देखें तो कैपिलरी वाटर या केशिकीय जल भी कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? कैपिलरी वाटर या केशिकीय जल भी कह सकते हैं। दूसरा अपने दाब आधार पर पढ़े। जल, मृदा जल या दाब आधार पर। तो पहला होता है आपका ग्रेविशनल वाटर या गुरुत्वीय जल। पहला है गुरुत्वीय जल या ग्रेविशनल वाटर। दूसरा है केशिकीय जल, और
3 नंबर आपका हो जाएगा आर्द्रता ग्राही जल, या जिसे हम हाइग्रोस्कोपी कहते हैं। अब इनमें फर्क देखो, मान लो कि एक सोइल प्रोफाइल है, अब सोइल प्रोफाइल में क्या हुआ कि जो जल नीचे चला गया, मतलब गुरुत्व बल के कारण नीचे चला गया, वो जल कौन सा है? गुरुत्वीय जल है। कौन सा है? गुरुत्वीय जल है। और जो जल इन कणों के चारों ओर लिपट गया, मतलब ज्यादा दाब होने के कारण, सोइल पार्टिकल है उनमें ज्यादा, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होने के कारण यहाँ पे क्या हुआ, चारों ओर चिपक गया। जो ये चिपका हुआ जल है ये क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक या आर्द्रता ग्राही, हाइग्रोस्कोपिक। अब जो इनमें स्पोर में रुका हुआ पानी है, किसमें? स्पोर में, जो रंध्र है इनमें रुका हुआ पानी है, जो इन स्पोर में यहाँ पे जो रुक गया, इसे क्या कहेंगे अपने? केशिकीय या कैपिलरी वाटर, केशिकीय जल कहेंगे। अब जो नीचे चला गया वो तो पानी मिलता ही नहीं है पौधों को, ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इतनी नीचे गहराई में जाएगा नहीं, परकोलेशन जिसे कहते हैं अपने। और जो यहाँ पे हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, जो कणों के चारों ओर है, यहाँ पे दाब ज्यादा होगा, 31 एटीएम से ज्यादा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? ये भी नहीं मिलेगा। और यदि जो इनके बीच में खाली पड़ा है जल, न्यूट्रल वाटर कह सकते हैं, न्यूट्रल है, वो कौन सा मिलता है? पौधों को मिलता है, जैसे केशी के जल पौधों को प्राप्त होता है। पहले देखो गुरुत्वीय जल, गुरुत्वीय जल में दाब देखो कितना रहेगा, 0 से 0.3 एटीएम, 0 से 0.3 एटीएम, नहीं सर सॉरी बार। तो यहाँ पे दाब है वो क्या है? कम है। और जो केशिकीय के लिए रहते हैं ये 0.32 31 बार रहेगा। बार क्या है? प्रेशर को, दाब को मापने की इकाई है, जिसे अपने ऐसे एक डैश से शो किया जाता है, जैसे यहाँ पे डैश लगाए तो वो भी क्या होगा? बार होगा। अब यहाँ पे जब क्या है, बीच बीच का जो दाब है, मध्यम दाब है रहता है, तो ये पानी न्यूट्रल रहता है। आर्द्रता ग्राही में दाब कितना रहता है? 31 बार से ज्यादा, 31 बार से ज्यादा। अब 31 बार से ज्यादा है तो मतलब ये क्या करेगा? कणों के चारों ओर चिपक जाएगा, मतलब न नीचे जाएगा न न्यूट्रल पड़ा रहेगा। तो वो जल कौन सा हो गया? आर्द्रता ग्राही। तो ये क्या है? मृदा गहराई में जाने वाला जल। पृथ्वी कौन सा हो गया? मृदा गहराई में जाने वाला जल। गुरुत्वीय विधि, ओ सॉरी गुरुत्वीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या हो जाए? नीचे चला जाता है। कैसी के जल, यह रंध्र में होता है, जो पौधे ग्रहण करते हैं। अब क्वांटिटी के आधार पर, मात्रा के आधार पर यहाँ पे देखा था कि किसार्ड पौधों को मिलने वाला जल है। अब किसार्ड यहाँ पे पौधों को मिलने वाला जल है, इसमें क्या हुआ कि केशिके भी क्या पौधों को मिलने वाला जल है, तो किसार्ड और केशिके को अपने एक भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है आर्द्रता। यह है मृदा कण के चारों ओर
चिपका रहता है, चारों ओर चिपका रहता है और पौधों को उपलब्ध नहीं होता, पौधों को उपलब्ध नहीं होता। इसे अपने क्या कहते हैं, आर्द्रताग्राही जल कहा जाता है। तो ये हो गया अपने जल के प्रकार। आगे देखो, पादप कंडीशन पढ़ते हैं अपने, प्लांट कंडीशन। पादप या फिर ऐसे कह सकते हैं कि विल्टिंग पॉइंट, या मलानी। हम मलानी बिंदु के बारे में देखें तो मलानी बिंदु कितने प्रकार के होते हैं जी, 3 प्रकार। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला है टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट, TWP, टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट या अस्थायी मलानी बिंदु। दूसरा है स्थायी मलानी बिंदु, मतलब परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ये क्या हो जाएगा? परमानेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 नंबर, अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। आखिरी मलानी बिंदु, आखिरी मलानी बिंदु। अब देखो, अस्थायी मलानी बिंदु, विल्ट क्या होता है? सूखना होता है। जैसे खेत में उखेड़ा लगता है, उसे अपने क्या कह देते हैं? विल्ट कह देते हैं, मतलब उखेड़ा, मतलब पौधा सूखता। अब ये सूखने की कंडीशन है। अब सूखने की कंडीशन है वो क्या 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 है, क्या किस प्रकार की है? तो देखो पहले अस्थायी के अंदर, अस्थायी में क्या होता है कि पौधा सूखने पर पानी देने से पुनः हरा हो जाता है, पुनः हरा हो जाता है, पुनः हरा हो जाता है। इसे अपने क्या कहते हैं? अस्थायी। मतलब ये चीज क्या है? टेम्परेरी है। अस्थायी, पौधा सूखा बाद में वापस हरा हो गया। आपने बहुत देखा होगा। इसमें दाब कितना रहता है जी? तो 15 एटीएम से कम, 15 एटीएम से कम रहेगा। और स्थायी मलानी बिंदु है, इसमें क्या होगा? पौधा सूखने पर पानी देने पर पुनः हरा नहीं होगा, पुनः वापस अपनी स्थिति में नहीं आएगा। उसे क्या कहते हैं? स्थायी मलानी बिंदु। इसमें दाब कितना रहेगा? 15 बार से ज्यादा। यदि प्रेशर है ज्यादा है तो पानी नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो क्या होगा?
ज्यादा नहीं होगा, नहीं मिलेगा तो पौधा सूख जाएगा। वो कंडीशन क्या है, स्थायी मिलान में। तो इसका एग्जाम्पल देखो, एक बेस्ट एग्जाम्पल सूरजमुखी। सूरजमुखी क्यों पूछा जाता है, एक सूरजमुखी ही, बहुत सारे विल्टिंग पॉइंट परमानेंट वाले पौधे, बहुत सारे आपने प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा इसके बारे में। ज्यादातर अपना इरिगेशन है तो इसके अंदर बेसिक पढ़ रही हैं। फिजियोलॉजी में इसको डिटेल से पूरा पढ़ाया जाता है, प्लांट बायोलॉजी जो है उसके, बॉटनी के अंदर। क्योंकि इसके अंदर अपने जो पार्ट है उनके बारे में पढ़ते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, वो चीजें वहीं पे होती है। तो अब पौधों में सूरजमुखी पूछा जाता है क्योंकि यह सिंचाई सूचकांक पौधा है। सिंचाई सूचकांक पौधा है, और सिंचाई सूचकांक पौधा है, और ये जेट 2023 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और बहुत बार पूछा भी जाता है। यह सिंचाई सूचकांक पौधा, और इसमें कैसी पाई जाती है, स्थायी म्लानता पाई जाती है, परमानेंट विल्टिंग पाई जाती है। अल्टीमेट में क्या होता है, यह पौधे की सूखी कंडीशन है। इसमें दाब कितना होगा, तो दाब होगा जी 60 बार से एटीएम से ज्यादा। 60 एटीएम से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये स्थिति क्या है, अल्टीमेट आखिरी मलानी बिंदु। जिसे मतलब क्या है कि एक तो पौधा ऐसी स्थिति में हो कि थोड़ा बहुत हरा दिख रहा है, अपने को लगा कि इसको पानी देंगे तो सूख जाएंगे, तो सॉरी पानी देंगे तो पुनः हरा हो जाएगा, लेकिन वो नहीं होता। वो तो अपनी क्या होगी, म्लानिता। आखिरी म्लानिता में क्या हो गया कि पौधा पूरी तरह सूख गया, सूख गया पूरी तरह। तो उसे क्या कहते हैं, अपने आखिरी म्लानी बिंदु कहते हैं। यह पौधे की क्या है, सूखी स्थिति है। ये अपने म्लानी बारे आगे अपने बढ़ते हैं, वाटर शेड मैनेजमेंट के बारे में, जल प्रबंधन के बारे में, या जल संरक्षण के बारे में। देखो वाटर शेड मैनेजमेंट या जल संरक्षण। अब जल संरक्षण क्या है, ये मैनेजमेंट क्या है, देखते हैं अपने इसके बारे में। अब देखो कि जल संरक्षण कैसे किया जाता है। एक क्षेत्र है, तो अपने इस प्रकार शो कर लेते, ये क्या क्षेत्र है, यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग पानी लाया। जो वर्षा जल है, ये व्यर्थ जल है, उसको इकट्ठा किया जाए। अब मान लो कि यहाँ से पानी यहाँ पे इकट्ठा कर लिया, और यहाँ से अपने को एक जगह ही इकट्ठा करना है, बड़े क्षेत्र। इसको यहाँ पे इकट्ठा किया, और इसको इसके अंदर मिला दिया, फिर इसको इसके अंदर, फिर ये पानी यहाँ पे इकट्ठा कर लिया, और फिर इसको इसके अंदर मिला दिया, और ये सारी जगह से जो वर्षा जल है, क्या है, वर्षा जल जो व्यर्थ बह जाता है, उनको अपने को क्या करना है, इकट्ठा करना है एक जगह पे। वो क्या है, वाटर शेड मैनेजमेंट है, जल संरक्षण है। अब देखो यहाँ पे चार जगह के इकट्ठा यहाँ करके और यहाँ पे ले आए, फिर इनमें जो रेखा यहाँ पे आ रही है, जो नाली आ रही है, यहीं पे इसमें शामिल कर दिया। अब जो ये पूरा क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, संपूर्ण क्षेत्र क्या कहलाता है, तो कैचमेंट एरिया कहलाता है। क्या कहलाता है, कैचमेंट एरिया।
कैचमेंट क्षेत्र, जो ये पूरा क्षेत्र है जहाँ से एक जगह पे पानी एक बड़े क्षेत्र का इकट्ठा किया गया है, ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, कैचमेंट एरिया कहलाएगा। जो ये लाइनें हैं, ये जो लाइनें हैं इन्हें क्या कहेंगे, रिज लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिज लाइन कहा जाता है जी। क्या कहा जाता है, रिज लाइन कहा जाता है। नेक्स्ट है रिज लाइन। तो जल क्षेत्र को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है, रिज लाइन कहलाती है। अब इसका देखो वर्गीकरण, या क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। अब देखो क्लासिफिकेशन कितने प्रकार से किया गया है। तो इसका क्लासिफिकेशन है वो अपने अपने अलग अलग जगह देखो तो कुछ अलग मिलेगा, कुछ अलग मिलेगा, उतनी गहराई में नहीं कि आयशर कुछ अलग अप्रूव करता है, कुछ अपनी अलग करता है, लेकिन जो अपने आमतौर एग्जाम्पल आते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, उनके बारे में अपने को पढ़ना है। तो देखो पहला मिनी, दूसरा माइक्रो, और तीसरा मिली, और चौथा सब मैक्रो, और पांचवा आपका मैक्रो हो जाए। तो जल संरक्षण है वो अपने कितने एरिया में कर रहे हैं, मतलब कितने एरिया का एक साथ कर रहे हैं, उनका वर्गीकरण। यदि अपने पास ये क्षेत्रफल है वो 10 से 100 हेक्टेयर का है, 10 से 100 हेक्टेयर का है, तो क्या हो जाएगा, मिनी वाटरशेड मैनेजमेंट हो जाएगा, मिनी वाटरशेड मैनेजमेंट हो जाएगा। माइक्रो में 100 से 1000 हेक्टेयर हो जाएगा, 100 से 1000 हेक्टेयर, और 1000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर होगा तो क्षेत्रफल, तो वो प्रोजेक्ट कौन सा होगा, मिली वाटर शेड प्रोजेक्ट। और यदि यह क्षेत्र 10,000 से 50,000 हो जाए, 10,000 से 50,000 हेक्टेयर हो जाए, तो ये क्षेत्र कौन सा होगा, सब मैक्रो। और यदि यही क्षेत्र 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा है, 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा है, तो वो प्रोजेक्ट कौन सा होगा, मैक्रो प्रोजेक्ट होगा। कौन सा, मैक्रो प्रोजेक्ट होगा। ये अपना वाटरशेड मैनेजमेंट, मतलब जल को इकट्ठा करना है, अपने को व्यर्थ नहीं बहने देना है, इकट्ठा करने को ही क्या कहते हैं, वाटरशेड मैनेजमेंट या जल संरक्षण कहा जाता है। ये जल संरक्षण के अपने प्रकार हो गए। यदि छोटा क्षेत्र है 10 से 100 हेक्टेयर का है तो मिनी, यदि अपने क्षेत्र थोड़ा बड़ा होता है कि 100 हेक्टेयर से 1000 हेक्टेयर का पानी अपने इकट्ठा कर रहे हैं क्षेत्र का, तो वो कौन सा हो गया, माइक्रो। यदि यही हो जाए कि 10,000 से 10,000 हेक्टेयर का पानी इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब उसमें कितने गांव आ रहे हैं, चक आ रहे हैं, ढाणी आ रहे हैं, जो भी है, एक उतनी जगह से पानी इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा, मिली हो जाएगा। और यदि इसका क्षेत्र बड़ा हो जाए, मतलब मिनी माइक्रो को मिला के, मिली को मिला के, सबको मिला के, इतने क्षेत्र को मिला के एक ही जगह इकट्ठा पानी कर रहे हैं सब पानी का, तो वो कौन सा जगह, मैक्रो। मतलब एक बहुत बड़े क्षेत्र का, जैसे डैम में किया जाता है, बड़े डैम होते हैं, आपने बांध नाम सुना होगा, तो बांध में ऐसा ही होता है, बहुत सारे क्षेत्र का इकट्ठा पानी एक जगह किया, उसको एक जगह को आगे लेके गए, तो उस क्षेत्र को क्या, उस प्रोजेक्ट को क्या कहेंगे, माइक्रो वाटरशेड प्रोजेक्ट कहेंगे। तो ये अपना हो गया इसका वर्गीकरण। आगे बढ़ते हैं अपने जल निकास के बारे में।
जल निकास या वाटर ड्रेनेज। जल निकास, जल निकास क्या है? सिंचाई के बाद खेत से अतिरिक्त जल को बाहर निकालना, वो आपका क्या हो जाएगा? जल निकास हो जाएगा। अब जल निकास देखे तो कितने तरीके से कर सकते हैं। तो पहला तो एक तो आप देखो बायो ड्रेनेज, या प्राकृतिक जल निकास। अब प्राकृतिक जल निकास क्या है? प्राकृतिक जल निकास। अब प्राकृतिक जल निकास या बायो ड्रेनेज कि प्रकृति के द्वारा अपने कैसे कर सकते हैं। तो आपने एक पौधा नाम सुना होगा यूकेलिप्टस हाइब्रिडा। यूकेलिप्टस हाइब्रिड, यूकेलिप्टस हाइब्रिडा, या जिसे आपने नाम सुना होगा सफेदा। अब जहाँ पे सेम एरिया है, यहाँ पे ज्यादा भूमि जल है, तो वहां पे क्या किया जाता है? सफेदे की खेती की जाती है, क्योंकि सफेदा है वो जल उपयोग बहुत ज्यादा करता है, तो वहां पे सफेदे की खेती की जाती है। तो इसे क्या किस रूप में उपयोग कर सकते हैं? बायोड्रेनेज या प्राकृतिक जल निकास के बारे में। वहां पे पानी है वो ज्यादा उपयोग ये करेगा तो वहां से सोख लेगा, वो क्या है? एक प्रकार का प्राकृतिक जल निकास है। लेकिन नेक्स्ट देखो सहज जल निकास। सहज जल निकास में देखो पहला है नालियां, या जिसे ट्रेंच कहा जाता है। अब ये ट्रेंच क्या है, इनके बारे में बढ़ते हैं। ट्रेंच से नालियां बनाई जाती है खेत में। अब इनके प्रकार देखो कि नालियां हैं वो दो तीन प्रकार से बनाई जा सकती है। एक तो होती है समांतर नालियां, और दूसरी होती है रैंडम। अब समांतर नालियों में क्या होगा कि खेत के अंदर इस प्रकार से समांतर नालियां बनाई जाती है एक दूसरे के। तो वो क्या है? अब एक दूसरे के समांतर नालियां बना दी तो वो क्या? समांतर नाली। एक ऐसा हो कि नालियां वो जी चाहे खेत में जैसे मर्जी निकाल दिया कि अपना खेत है, वहां से इस खेत से एक नाली इधर से निकाल दी, एक नाली इधर से निकाल दी, एक नाली इधर से निकाल दी, एक यहाँ से ऐसे निकाल। अब यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, तो ये कौन सी है? रैंडम नालियां। जिन्ना डाल दी कि बिना नाली बना दी, ये कौन सी है? समांतर। जिन्ना डाल दी कि बिना नाली बना दी, तो ये क्या है? रैंडम है। नेक्स्ट है, और ये नाली है भारत की लोकप्रिय विधि है। भारत की लोकप्रिय विधि है। लोकप्रिय विधि है, इसके बारे में पूछा जाता है। भारत की सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली जैसे क्यारी विधि है सिंचाई की, जल निकास की विधि कौन सी है? नली विधि या ट्रेंच मेथड। ठीक है। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं बीबीएफ। सेकेंड है जल स्थायी जल निकास की, बीबीएफ, ब्रॉड बेड एंड
फरो। तो ब्रॉडबेड फ्रोम में क्या होता है कि कुंड बनाई जाती है जल निकास के लिए, ठीक है। और इनमें क्या होगा, यह काली मृदा के उपयोगी है और यह मूंगफली व सोयाबीन फसल के लिए उपयोगी है। अब इसमें कैसे होगा देखो, इस प्रकार से अपना खेत है और इसमें पट्टियों में सिंचाई की हुई है, बेड बनाए हुए हैं। इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। यहाँ पे अपने फसल है और साइड में क्या है, नालियां है, ये क्या है, कुंड है। अब जो अतिरिक्त पानी होगा इन कुंड से बाहर चला जाएगा, ये क्या है, ब्रॉड बेड ब्रॉड बेड प्रो सिस्टम हो जाएगा। ये किसके लिए, काली मृदा के लिए उपयोगी है, सोयाबीन व मूंगफली फसल के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट अपनी भूमिगत जल निकास। भूमिगत जल निकास में पहला देखो, ग्रीडी ल्यूरोन। ग्रीडी ल्यूरोन विधि। इस विधि में क्या होता है कि एक मुख्य पाइप लगी होती है खेत में, कौन सी, मुख्य पाइप लगी होती है खेत के बीच में, और ये तो कौन सी होगी, मुख्य पाइप। और इस मुख्य पाइप से और पाइपें भी जोड़ दी जाती हैं, जैसे इस प्रकार। इस प्रकार से पाइप लगा दी जाती है। अब मुख्य पाइप एक है, इन पानी पाइपों में सभी जगह से खेत से पानी आएगा और इस मुख्य पाइप के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब ग्रीडी ल्यूरोन है, ग्रीडी ल्यूरोन में एक चीज देखो कि ग्रीडी ल्यूरोन का अर्थ क्या होता है, जहाज का आकार, जहाज का आकार।
मतलब इस विधि में आकृति है वो कैसी बन जाती है, जहाज के जैसी बन जाती है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, ग्रीडी न्यूरॉन। क्या कहते हैं, ग्रीडी न्यूरॉन। ग्रीडी न्यूरॉन का अर्थ क्या होता है, जहाज के जैसी आकृति। तो ये मेथड कौन सी हो जाएगी, इसीलिए इसको नाम क्या दिया जाता है, ग्रीडी न्यूरॉन दिया जाता है। नेक्स्ट है हेरिंगबोन विधि, भूमिगत जल निकास की, सब सरफेस की। हेरिंगबोन विधि, हेरिंगबोन विधि में क्या होता है, ये आपका पूछा गया है, जेट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है पुराने ओल्ड एग्जाम में, ओल्ड एग्जाम क्वेश्चन आया हुआ है ये। इसमें सीधा पूछा गया था कि हेरिंगबोन, जो हेरिंगबोन विधि है वो किसकी विधि है, तो जल निकास की विधि है। इस विधि में क्या होता है कि इस प्रकार खेत के अंदर खेत में पाइपें बिछाई जाती हैं। इस प्रकार एक बीच में मुख्य पाइप लगा दी, मुख्य पाइप कितनी है, एक, ये क्या है, मुख्य पाइप। अब मुख्य पाइप में से इनको ऐसे बिछा दिया जाता है, ये छिद्रित पाइप होते हैं। ये क्या है, छिद्रित पाइप है ये, इनमें छिद्र होते हैं और मृदा के नीचे होते हैं, तो पानी सोख सोच कर इसमें अंदर आ जाता है और यहाँ से इस मुख्य पाइप में तर मुख्य पाइप में बाहर निकाल दिया जाता है। अब इसमें मुख्य पाइप कितनी है, एक, तो इसे क्या कहेंगे, हेरिंगबोन विधि। दूसरी तीसरी है डबल मेन विधि, डबल मेन। अब डबल मेन, अब नाम से स्पष्ट है, इसमें मुख्य पाइप कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी, कितनी, दो। ये दोनों क्या होगी, मुख्य पाइप, कितनी है। अब इसमें इधर से पानी आएगा, और इस पाइप में इधर से पानी, मतलब दोनों साइड से अलग अलग पाइप पानी कलेक्ट करेगी। इसे क्या कहते हैं, डबल मेन विधि। ये कौन सी है, डबल मेन, ठीक है। हेरिंगबोन में कितनी मुख्य पाइप है, एक, और डबल मेन में दो। मतलब इधर का पानी ये पाइप इकट्ठा करेगी, इधर का पानी ये इकट्ठा करेगी, और इन्हीं से बाहर निकाल दिया जाता है। तो मुख्य पाइप कितनी होती है, दो, डबल मेन में तीन। इसे ये भी कह सकते हैं कि यह हेरिंगबोन की सुधरी हुई या आधुनिक विधि भी कह सकते हैं, आधुनिक विधि है। नेक्स्ट देखो, मोल नाड़ियां। मोल नाड़ियां है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, तो एम बी प्लाऊ से, एम बी प्लाऊ, मोल्ड बोल्ड हल से बनाई जाती है जी, मोल्ड बोल्ड हल से। ये विधि है वो
भारी मृदा या ऐसे कहते हैं क्ले मृदा के लिए उपयोगी है। अब कहोगे सर क्ले के बारे में बता रहे हो, काली मृदा के बारे में बता रहे हो, रेतली मृदा के बारे में बताओ। रेतली मृदा में जल निकास की इतनी समस्या नहीं आती। वहाँ पे तो वैसी कमी है। राजस्थान में हमने देखे तो जहाँ पे दोरे या बरानी क्षेत्र है वहाँ पे कहाँ जल निकास की समस्या आने वाली है। वर्षाधारित क्षेत्र है, जहाँ पे जल निकास की समस्या उस क्षेत्र में आती है जहाँ पे जल है वो जल स्तर ज्यादा हो, जल है वो ज्यादा उपलब्ध हो, तो वहां पे ये दिक्कत आती है। तो ये किसके द्वारा बनाई जाती है? मोल नालियां, एमबी प्लाव, मोल्ड बोल्ड हल के द्वारा क्ले मृदा बनाई जाती है। इसमें क्या किया जाता है कि जो खेत के अंदर एमबी प्लाव से क्या किया जाता है, ऐसे कट लगा दिए जाते हैं। इस प्रकार से इसे कह सकते हैं कि कट होते हैं। मतलब जो सोइल है, जैसे अपने गूंदा हुआ आटा देखते हो आपने, उसके अंदर यदि अपने कट लगा दे तो उसके अंदर एक खांच बन जाएगी, और वो खांच मिलेगी भी नहीं। मिलेगी क्यों नहीं? क्योंकि क्ले मृदा हैवी सोइल है, उसके पार्टिकल छोटे हैं और एक जगह खड़े रह सकते, स्टेबल है वो। तो वहां पे यदि पानी आएगा तो वो खांच है, वो स्थान है, वो भरेगा नहीं, कभी नहीं भरेगा। वो रेतली मृदा में होता है कि हाँ दलडो खोदे और वापस माटी पड़ गई, दावा पड़ गया, बताओ अभी डावा। बेटा वहीं अंदर कौन पड़ा है? क्योंकि भारी मृदा है, क्ले मृदा। इसमें जो कट लगाए हैं, जैसे आपने गूंदे हुए आटे के अंदर चक्कू से कट लगा के देखना कभी, वो तो आज शाम को ही देख लेना। आज जब भी आप आटा अपने घर में बनाए गूंदे तो जब बनाए तो देख लेना। उसमें उसमें जब अपने गीला आटा है उसके अंदर कट लगा दिए तो वो जैसे जैसे बने रहेगा, क्योंकि उसके पार्टिकल वो चिपके हुए हैं और एक जगह। वो हेवी सोइल के तरह ही है, एक एग्जांपल ले सकते हैं, वो भी हेवी हेवी सोइल, अकेले सोइल भी। तो वहां पे कट है, वहां से क्या होगा, ये पानी ही में कट है, ये कट से आते आते बाहर निकल जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं? मोल नालियां या एमबी प्लाव के द्वारा बनाए गए कट होते हैं। क्या होते हैं? एक प्रकार के मृदा में कट होते हैं ये। अब जल निकास है या जल भराव है, या फिर अपने देखें कि आगे देखो, जल भराव। अब अपने पढ़ते हैं जी जल भराव के बारे में। ये जल भराव क्या क्या दिक्कत करती है, क्यों जल निकास आवश्यक है। वाटर लॉगिंग। अब जल भराव या वाटर लॉगिंग है, उसमें देखो कि ज्यादा जल भराव से, जल भराव का मतलब खेत में ज्यादा जल भरे रहना, आवश्यकता से ज्यादा जल भरे रहना। जल भराव से मृदा अम्लीय या क्षारीय हो जाती है। वो सोइल कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि अम्लीय होगी या क्षारीय होगी। जल भराव से मृदा में कॉपर व जिंक की कमी हो जाती है। कॉपर या जिंक की कमी हो जाती है, और कॉपर जिंक की कमी हो जाती है तो बढ़ेगा कौन सा? तो जल भराव से मृदा में एल्यूमिनियम, फेरस और मैग्नीज की अधिकता हो जाती है। क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है। और ये दिक्कत होगी तो अपने को तो जमीन खराब हो रही है, और क्या होगी? जहरीली गैस का निर्माण होता है, जहरीली गैस का। अब देखो, जहाँ पे पानी खड़ा है, जल भराव हो गया तो वहां पे क्या होगी? दलदल बन गई।
अब दलदल गैस है, एक दलदली गैस या मार्श गैस जिसे कहा जाता है, जिसे मीथेन कहा जाता है, जिसे CH4 कहा जाता है, मीथेन। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन जाती है, H2S बन जाती है, और CO2 की अधिकता हो जाती है, CO2 की अधिकता हो जाती है। अब पूछा जाए कि जहरीली गैस कौन सी बनती है ज्यादा, तो CH4 और H2S ज्यादा बनती है, यह अधिक होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से ज्यादा कौन सी होगी, तो सबसे ज्यादा CH4, उसके बाद H2S, उसके बाद CO2। तो सबसे ज्यादा दोनों का पूछा जाए, CH4 और H2S ज्यादा होती है। अब देखो जल भराव के संवेदनशील फसल, जल भराव के प्रति संवेदनशील फसल देखो, तो फसल सबसे ज्यादा होती है संवेदनशील मक्का, मक्का के बाद में तिल, और तिल के बाद तंबाकू। संवेदनशील का मतलब या सेंसिटिव का अर्थ क्या होता है कि सर मक्का को तो पानी कम चाहिए, ये संवेदनशील कैसे होगा, थोड़ा ये दिक्कत हो जाती है बच्चों को, एक रेजिस्टेंस और संवेदनशील में थोड़ी कंफ्यूजन होती है। तो संवेदनशील या सेंसिटिव का अपने जैसे सेंस ऑर्गन होते हैं या संवेदी अंग जिन्हें कहा जाता है, कान है, नाक है, आंख है, जीभ है, त्वचा है, ये अपने क्या 5 संवेदी अंग है बॉडी के अंदर। ये क्या करते हैं, जैसे अपने त्वचा को छुआ, अपने त्वचा को पता चल गया, मतलब रिएक्ट है वो जल्दी से कर रही है, मतलब ये बहुत ज्यादा रिएक्ट जल्दी करती है, मतलब अपने को एक इंडिकेटर प्लांट के रूप में यूज कर सकते हैं जल भराव के प्रति, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है अपने को, जल भराव के प्रति वैसे ही दिख जाता है वो तो ये क्या है संवेदनशील, मतलब इसके क्या होती है, उसको सहन नहीं कर पाती, क्या नहीं कर पाती, सहन नहीं कर पाती, रिएक्शन जल्दी देती है, सूख जाती है या खराब हो जाती है फसल, तो वो क्या है संवेदनशील फसलें होती हैं। और आगे देखो संवेदनशील फल, ये तो होगी फसल, आगे देखो फल, तो फल संवेदनशील होता है जी संतरा, संतरा के बाद पपीता, पपीता के बाद केला, पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, तो ये फल। अब देखो जल भराव के प्रति प्रतिरोधी, जल भराव के प्रति प्रतिरोधी, अब प्रतिरोधी कौन सी फसल है, मतलब प्रतिरोधी मतलब उसको सहन कर पाए, जैसे अपने इंसेक्ट रेजिस्टेंस वैरायटी पढ़ते हैं या कीट प्रतिरोधी वैरायटी पढ़ते हैं, तो उनमें अपने को ऐसा बताया जाता है कि इनमें ये कीट नहीं लगते, मतलब उसको सहन कर जाते हैं, सहन करने की क्षमता होती है, या फिर वो कीट आते नहीं है उनको दफा कर दिया जाता है, मतलब इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, पानी बढ़े करे कुछ भी हो। तो जल भराव से प्रति रेजिस्टेंस, राइस चावल, धान में पानी ज्यादा दिया जाता है तो उसको कोई फर्क पड़ता है नहीं, उसको आवश्यकता है। और दूसरा है जूट, ओके, तो ये अपने संवेदन प्रतिरोधी। नेक्स्ट है जल निकास गुणांक, नेक्स्ट है जल निकास गुणांक। अब गुणांक क्या होता है जी, तो देखो 24 घंटे में खेत से निकाले गए जल की मात्रा क्या कहलाती है, जल निकास गुणांक कहलाती है। तो ये हो गए अपने सिंचाई चैप्टर जल निकास के बारे में, और सिंचाई चैप्टर होता है अपना कंप्लीट। तो ढंग से इसके नोट्स है वो आप प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि आपको बाद में रिवीजन के टाइम काम आएंगे, बार बार पीडीएफ निकाल के अपने नहीं पढ़ सकते, कि पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप नोट नोट कर लेना। और इसका एग्ज़ाम हो आपका जो टेस्ट लिया जाएगा, तो उसको ढंग से ईमानदारी से करना, ऐसा नहीं है कि हाँ फ़ोन में कौन देख रहा है, देख देख के करते हैं, वो नहीं करना। आप अपने खुद को धोखा देने वाली बात हो जाएगी, उस टाइम तो कोई नहीं देख रहा होता, आप खुद का मूल्यांकन खुद ही करना है, ऑनलाइन में ऐसा ही होता है।
और जिन स्टूडेंट ने हमारा ऑनलाइन कोर्सेज है वो परचेज नहीं किया है वो परचेज कर ले, अभी डिस्काउंट पे चल रहा है। और जल्द से जल्द अपनी तैयारी है वो शुरू कर दीजिए एग्रीजोन के साथ। तो हमारी एप्लीकेशन एग्रीजोन क्लासेस गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके वहाँ से परचेज कर सकते हो कोर्स, और जल्दी कर कीजिए ताकि आपकी तैयारी में व्यवधान उत्पन्न ना हो। और उसमें ज़्यादा समय, अब अपने को 7-8 महीने बचे हैं तो 7-8 महीने में ढंग से पूरी तरह से बारीकी से एक एक लाइन एक एक टॉपिक को ढंग से क्लियर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए एग्रीजोन बीकानेर के साथ।